नमस्कार दोस्तों, थिंकाइज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम वार्षिकी पर चर्चा करेंगे, जिसमें पुराने मुद्दों पर हम विस्तृत जानकारी लेंगे। अब हम वेतन कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया, उस पर चर्चा करते हैं। आखिर ये चर्चा में क्यों था। 21 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने उद्योगों के नियोक्ताओं को कर्मचारियों का वेतन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या चेक्स के जरिए भुगतान करने के लिए वेतन भुगतान कानून 1936 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया। प्रमुख बिंदु: नकदी की कमी हो जाने की स्थिति में नियोक्ता कर्मचारियों को भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या चेक के माध्यम से दे सकेगा। गौरतलब है कि इसी संदर्भ में विधेयक 15 दिसंबर को लोकसभा में भी रखा गया था। यह अध्यादेश वेतन भुगतान संशोधन विधेयक 2016 में मूल कानून की धारा 6 में संशोधन करता है। इस अध्यादेश के आने से अब 10 से ज़्यादा कर्मचारी रखने वाली कंपनी या नियोक्ता को अपने कर्मचारी को वेतन भुगतान चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देना होगा। उम्मीद है कि सरकार तय सीमा के भीतर इस अध्यादेश को संसद से पास कर कानून बना देगी, क्योंकि अध्यादेश 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा। उल्लेखनीय है कि वेतन भुगतान कानून 1936 के दायरे में प्रतिष्ठानों के कुछ श्रेणियों के वे कर्मचारी आते हैं जिनका वेतन 18,000 मासिक रुपए से अधिक नहीं है। जल विवादों में मध्यस्थता हेतु एकल स्थायी न्यायाधिकरण चर्चा में क्यों है। जल विवादों पर निर्णय व तत्काल समाधान देने के लिए दिसंबर 2016 में केंद्र सरकार द्वारा एकल या स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया गया। प्रमुख बिंदु: एकल स्थायी न्यायाधिकरण की संरचना मौजूदा अधिकरणों के नियमों की तरह ही होगी। सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन विवादों के समाधान हेतु भ्रमण पीठों फ्लोट बेंचेस के गठन का भी प्रस्ताव रखा। सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1956 में संशोधन कर विवादों के समाधान हेतु भ्रमण पीठों फ्लोट बेंचेस के गठन का प्रस्ताव रखा। इस संबंध में भ्रमण पीठ फ्लोट बेंचेस द्वारा अपने सामने उपस्थित होने वाले विवाद के निपटान करने के पश्चात स्वयं समाप्त हो जाने वाले प्रावधान प्रस्तावित किए गए। न्यायाधिकरण के साथ ही इस संशोधन विधेयक में विवाद समाधान समिति डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी DRC की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। पहले प्रयास किया जाएगा कि विवाद DRC डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी स्तर पर ही निपटाया जाए, अन्यथा वे एकल स्थायी न्यायाधिकरण का रुख ले सकते हैं। डिजिधन मेला चर्चा में क्यों है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया डिजिधन मेला एक पहल है, जो कि डिजिधन बाजार योजना के तहत लोगों तथा व्यापारियों को रियल टाइम धन हस्तांतरण हेतु सक्षम बनाता है। इसके तहत देश के सभी बड़े शहरों में 14 अप्रैल 2017 तक डिजिधन मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख बिंदु: डिजिधन मेलों में बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, मोबाइल वॉलेट ऑपरेटरों, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंपनियों, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, कृषि उत्पाद इत्यादि से संबंधित संगठनों व समितियों ने हिस्सा लिया। डिजिधन मेले के दौरान लोगों के लिए आधार कार्ड भी बनाए गए। इससे नागरिक और व्यापारी डिजिधन बाजार के माध्यम से रियल टाइम पेमेंट का भी लाभ उठा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर 2016 से 12 जनवरी 2017 तक भारत सरकार द्वारा डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान भी चलाया गया, ताकि वे लोग इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में सहज बन सकें। इस अभियान पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर रखी गई है। अगला टॉपिक है किताबों की फोटोकॉपी पर लगी रोक हट गई। चर्चा में क्यों। 16 सितंबर 2016 को दिए गए फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव सहाय एंडला की पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में फ़ोटोकॉपी कर विदेशी प्रकाशकों की किताबें बेचे जाने पर
लगे प्रतिबंध को पूर्णतः हटा दिया है। क्या है ये मामला? वर्ष 2012 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सहित कई अन्य विदेशी प्रकाशकों ने मिलकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया कि उनकी किताबों की फ़ोटोकॉपी करके दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रों को बेचा जा रहा है, जो कि कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। संवैधानिक पीठ या उच्च न्यायालय का निर्णय। न्यायालय के अनुसार कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत शिक्षा सहित अन्य किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किताबों की फ़ोटोकॉपी करवाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कॉपीराइट कानून की धारा 51(1) के अंतर्गत यह छूट प्राप्त है कि शिक्षक या विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली साहित्यिक सामग्री की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है। कॉपीराइट प्राकृतिक अधिकार नहीं है, बल्कि विधायिका द्वारा प्रदत्त अधिकार है। कॉपीराइट प्राकृतिक अधिकार नहीं है, जबकि यह विधायिका द्वारा प्रदत्त अधिकार है, जिसने स्वयं यह छूट धारा 51(1) के अंतर्गत दी है। कॉपीराइट कानून की धारा 52(1) पहले ही विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित कृतियाँ की फ़ोटोकॉपी कराने की अनुमति देता है। न्यायालय ने पहले ही शिक्षा के अधिकार को व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर माना है। निष्कर्ष: यह निर्णय वंचित छात्रों और शिक्षकों को अमूल्य एवं गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएगा, जिसमें शिक्षा का स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार होगा। फ़ोटोकॉपी की दुकानों पर लाइसेंसिंग व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यदि ज़्यादा संख्या में किसी पुस्तक की प्रतिलिपियाँ बेची जा रही हों, तो उसकी एक निश्चित लाभ की मात्रा प्रकाशकों को भी उपलब्ध कराई जाए। इससे छात्र एवं प्रकाशक दोनों के ही हित बने रहेंगे। कावेरी जल विवाद चर्चा में क्यों है? सितंबर 2016 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे कावेरी जल विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किया। प्रमुख बिंदु: तमिलनाडु सरकार ने अगस्त 2016 में कर्नाटक द्वारा कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित जल की मात्रा की तुलना में 50 टीएमसी फीट जल की कमी दर्शाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 5 सितंबर 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 15,000 क्यूसेक की दर से अगले 10 दिनों तक पानी छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद कर्नाटक में व्यापक प्रदर्शन और बंद की शुरुआत हुई, जहां समिति एवं न्यायालय का पक्ष। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन के लिए कहा। न्यायालय ने जांच समितियों में तमिलनाडु की याचिका पर 10 दिनों के अंदर निर्णय लेने का भी आदेश दिया। किसानों एवं फसलों की स्थिति को देखते हुए पर्यवेक्षक समिति से सहायता लेने के आदेश दिए गए। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। इस अधिनियम के अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच जल विवाद पैदा होता है, तो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कोई भी नदी घाटी राज्य केंद्र सरकार को इस संबंध में अनुरोध भेजा जा सकता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। इस अधिनियम के अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच जल विवाद पैदा होता है, तो अधिनियम की तीसरी धारा के अंतर्गत कोई भी नदी घाटी राज्य केंद्र सरकार को इस संबंध में अनुरोध भेज सकता है। वर्ष 2002 में सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसमें किए गए संशोधन से केंद्र सरकार को राज्य द्वारा प्राप्त अनुरोध की तिथि से 1 वर्ष के अंदर न्यायाधिकरण की स्थापना करनी होती है, जिसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश के समान होता है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। इस न्यायाधिकरण ने फरवरी 2007 में अपना निर्णय घोषित किया, जिसके अनुसार कावेरी बेसिन में उपलब्ध कुल जल की मात्रा 740 टीएमसी फीट आकलित की गई थी, जिसमें 14 टीएमसी फीट जल पर्यावरणीय संरक्षण एवं समुद्र में रिसने वाले जल के रूप में शामिल थे। निष्कर्ष:
जल बंटवारे के साथ साथ सिंचाई के विभिन्न तरीकों को अपनाया जाए। जहाँ तक संभव हो केंद्र सरकार को इसमें अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए। जल संभरण की पर्याप्त व्यवस्था करते हुए फसलों को मौसमी जलवायु के अनुसार रोपित करना चाहिए।